अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाजरीन, 3-4 अहम खबरें जो अहम डेवलपमेंट वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। और अगर हमारी खबरें आपको पसंद आएँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और नाजरीन, अगर हमारी इस्लाह मतलूब हो तो आप कमेंट्स में हमें कोई मशवरा वो भी दे सकते हैं। तो चलते हैं नाजरीन खबरों की जानब। तो नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर ये है कि जो कराची में रेंजर के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ था, तो हमारी पाक अफवाज ने उसकी फ़ौरन जो है बदला लिया और फ़ौरन कार्रवाई की। ये कार्रवाई नाजरीन 28 और 29 की रात को ये कार्रवाई की गई है। और नाजरीन, पाक अफ़गान बॉर्डर के नज़दीक जो इन दहशत गर्दों के ये एक इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया गया। और नाजरीन, उनके जो बेसिस से जमातुल अहरार और फितनातुल ख्वारिज के, उन पर नाजरीन जो है एयर जो है वो हमला किया गया। और नाजरीन, हमले में जो है फितनातुल ख्वारिज और जमातुल अहरार के 23 दहशत गर्द नाजरीन मारे गए हैं। और इसमें ISBR के मुताबिक उनके पास जमा शुदा गोला बारूद जो उनके ठिकानों पर था वो भी तबाह कर दिया गया। तो नाजरीन, अगर ये हमारे यहाँ आकर इस तरह की दहशत गर्दी करेंगे तो फिर हम ये नहीं है कि वो जो दहशत गर्द वहाँ पर जो रेंजर के हेडक्वार्टर में मारे गए वो भी मारे जाएंगे, और उनके जो सरगना हैं और जहाँ उनके ठिकाने हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये कार्रवाई जो है ये बड़ी ज़बरदस्त, और हमारी अफवाज को इस पर बड़ा खराज तहसीन। और नाजरीन, इसको जो है उन्होंने हमारी अफवाज ने जो है फौरी कार्रवाई करके ये अपना बता दिया है कि हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आपको जहां आप मौजूद होंगे, जहां से आप आएंगे, आपके ठिकानों पर पहुंचकर आपको जो है वो निशाने इबरत बनाएंगे। तो नाजरीन, ये जमातुल अहरार के एक कोई सरगना जो थे वो भी मारे गए हैं। और ये नाजरीन जो है वज़ीर इत्तलात जो है अताउल्लाह तारड़, उन्होंने ये सारा जो है खबर बताई है। और उसमें नाजरीन ISBR ने भी बताया है कि उनके जो ठिकाने वो भी तबाह किए गए हैं और बड़ी तादाद में असला बारूद जो था उनका वो भी तबाह किया गया है। तो नाजरीन, ये उनके लिए जो है वो क्या कहते हैं कि ये फ़िलहाल उनके लिए ये काफ़ी होगा। अगर खुदा ना करे फिर उन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो हमारी अफवाज ने बता दिया है कि हम अलर्ट हैं और हम आपको जहां आप मौजूद होंगे आपको ढूंढ कर मारेंगे। तो ये ताज़ा तरीन खबर थी जो हमने आपको बतानी थी। उसके अलावा नाजरीन, इमरान खान का केस जो आज लगा हुआ था 90 मिलियन का, जो वो केस के बारे में नाजरीन जो सलेमान अकरम राजा और उनके जो सलेमान सफदर जो उनके वकील हैं, उन्होंने जो कुछ बताया वो हम आपके सामने रखते हैं। मगर इससे पहले थोड़ा सा हम आपको मतीउल्लाह जान जो हैं उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट का रूम कहाँ पर बनाया है, क्योंकि आपको पहले हम खबर दे चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक सहाफ़ियों का एक रूम हुआ करता था, एक कमरा मुख्तस सहाफ़ियों के लिए, वो भी उनसे ले लिया गया। और नाजरीन, उसके बाद मतीउल्लाह जान उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक जो है वो सहाफ़ियों के लिए सुप्रीम कोर्ट रूम बनाया है, वो हम आपको वो दिखाएंगे और मतीउल्लाह जान की गुफ्तगू थोड़ी सी सुनवाएंगे। और उसके बाद सलेमान अकरम राजा और सलेमान सफदर उन्होंने केस के बारे में
کیا بتایا وہ بھی آپ سنیں گے ناظرین. تو یہ سارا آپ دیکھ لیں اور سن لیں ناظرین. یہ بڑا ایک جو متی اللہ جان نے سپریم کورٹ کے باہر روم بنایا, بڑا ایک دلچسپ روم ہے, یہ آپ ذرا دیکھیں. دستور پر سپریم کورٹ کے باہر یہاں گرین ایریا میں ایک کھلا اوپن ایئر پریس روم, کیونکہ پریس ایسوسی ایشن اور کورٹ رپورٹرز کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے بے دخل کر دیا ہے, تو اس لیے اس پریس روم میں کھڑے ہو کے آج ہم آپ کو کچھ اہم خبریں دینے جا رہے ہیں. ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر ٹرسٹ کیس کی اپیلوں کی سماعت جو ہوئی, اس قانون کو بھی اگر دیکھیں تو وہاں ذکر ہے فائنل اپیل کا. یہاں معاملہ ہے ایک انٹرم آرڈر کا, جو سزا کی معطلی کی درخواست تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہ ایک عبوری نوعیت کی درخواست تھی. اپیل اس کے علاوہ ہے, اپیل کا فیصلہ نہیں ہوا, اس عبوری درخواست کو رد کیا گیا ہے. اس کے خلاف پہلے بھی سپریم کورٹ نے نیب ہی کے قوانین میں یہاں پر اپیلیں منظور کی ہیں, درخواستوں کو سنا ہے اور ریلیف دیا ہے, بیل دی ہے, سینٹنس کو سسپینڈ کیا ہے. تو وہی ریلیف ہم عمران خان اور بشرا بی بی کے لیے مانگ رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو قانون اوروں کے لیے ہو وہی قانون عمران خان اور بشرا بی بی کے لیے نہ ہو, ان کے لیے کوئی مختلف قانون. عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کا تقریباً 16 ماہ سے ان کی سسپینشن کی پٹیشنز اسلام آباد ہائی کورٹ پارک رہی. 16 مہینے مختلف بہانے نیب بناتا رہا اور آن ون گراؤنڈ اور آن ون پریٹیکسٹ اور دی ادر یہ سسپینشن کی پٹیشنز ٹیک اپ نہیں ہوتی تھی, اور اس دوران بڑی خوفناک چیزیں عدالت کے سامنے آتی رہی. سولیٹری کنفائنمنٹ کا ایشو سامنے آیا, میڈیکل ایشو آیا, ان کے ٹریٹمنٹ اور سرجریز آئیں میاں بیوی دونوں کی, ریپیٹڈ سیکرٹ وزٹس ٹو دا ہاسپٹل کی بات آئی. سو یہ بہت الارمنگ اور شاکنگ بات تھی کہ ان تمام سرکمسٹانسز کے باوجود, جو کہ بیل کی سب سے زیادہ کنونسنگ اور پاورفل گراؤنڈ ہوتی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہماری ضمانت کی اپلیکیشنز انٹرٹین نہیں کی. تو ہمارا یہ بہت بڑا گریونس تھا, اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ انسسٹ کرتا رہا کہ آپ اپنے اپیل پر اپنے دلائل جو ہیں وہ دینے شروع کریں. تو ناظرین, آپ نے متی اللہ جان کا جو صحافیوں کا روم ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر دیکھا, وہ کیسا روم بنایا ہے انہوں نے. اور اس کے بعد آپ نے سلیمان اکرم راجہ اور سلیمان صفدر جو ہیں ان کی آپ نے سماعت کے بارے میں حالات سنے. اور اس کے بعد ناظرین آ جاتے ہیں کہ ایک پریس کانفرنس مشترکہ کشمیر کے بارے میں ہوئی ہے. اس کے بارے میں ناظرین شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم, اس کے علاوہ سلیمان اکرم راجہ, اس کے بعد محمود خان اچکزئی, اور اس کے بعد علامہ راجہ ناصر عباس, انہوں نے باری باری خطاب کیا. اور انہوں نے جو خطاب کیا ہے اس کے بارے میں ناظرین تھوڑا کلپس ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں, وہ بھی آپ تھوڑا سن لیں. کریں جو غصہ ہے, جو غم ہے, جو الیکشن لوٹنے کی وجہ سے, جو فریب کی وجہ سے, جو جبر اور ظلم کی وجہ سے, چادر اور چار دیواری کو مسمار کرنے کی وجہ سے, تقدس کو مسمار کرنے کی وجہ سے اس ملک میں اس وقت جو غم و غصہ ہے اس کو آپ کو دور کرنا ہوگا. بین الاقوامی تھپکیاں آپ کو نجات نہیں دلوائیں گی, آپ کے ملک کی معیشت نہیں چلے گی جب تک اس ملک کے رہنے والے ہر بچہ, بوڑھا, عورت, مرد اکٹھے ہو کر آگے نہیں بڑھتے. تو یہ وہ موقع ہے کہ ہم اکٹھے ہوں, ہم بے وقوفیوں سے چھٹکارا پائیں اور آگے بڑھیں ایک متحد قوم کی مانند. جو زخموں کو بھرنے کے لیے یہ مشران آزاد کشمیر جا رہے تھے, ان کو روکنا انتہائی بے وقوفی ہے. آج عمران خان صاحب کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں متعدد مقدمات تھے, میں ان میں آج مصروف تھا. پھر ہم سپریم کورٹ گئے ان کی اپیلیں لگوانے کے لیے. اس دوران جو خبریں آئیں وہ انتہائی دل خراش ہیں. جو برتاؤ کیا گیا ہمارے ان مشران کے ساتھ, شاہد خاقان صاحب کے ساتھ, علامہ صاحب کے ساتھ, اچکزئی صاحب کے ساتھ, یہ بے وقوفی ہے. آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب بھی یہ کہتے ہیں کہ اس بے وقوفی سے رک جاؤ اور آگے بڑھو, ہمیں ساتھ لے کر چلو. آج ہمیں دکھ بھی اور افسوس بھی ہے اس بات کا نہیں کہ اس ملک کے لیڈرز اپوزیشن قومی اسمبلی اور لیڈرز اپوزیشن سینٹ کو اپنے ملک کے اندر سفر کرنے سے روکا گیا. یہ حکمرانوں کا زوم بدقسمتی سے ملک میں رہتا ہے, اور یہ حکومت بھی مختلف نہیں ہے.
वो अपने आप को ताकत कुल और हाकिम हमेशा के लिए समझते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये सब बातें आर्जी होती हैं। इस बात का हमें कोई दुख नहीं है कि रोका गया, क्या हुआ वहाँ पर। मसला ये है कि हम एक नेक मकसद के लिए जा रहे थे, क्योंकि हमें एक बड़ी खराबी नज़र आ रही है। पिछले 4 हफ्ते से पूरा आज़ाद कश्मीर बंद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मीडिया पे आए या ना आए, ये एक हकीकत है। और न सिर्फ बंद है, हमने वहाँ पर शाही खुर्द नोश का जाना भी बंद कर दिया है। ये बहुत बड़ी बदनसीबी है कि हमें इन बातों की परवाह नहीं है कि वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं। ये हम सब सियासी लोग हैं, हम ये शटर डाउन और हड़तालें कराते रहे हैं, लेकिन आप यकीन करें कि 4-6 घंटे से ऊपर की हड़ताल कभी नहीं होती थी, किसी जमात से नहीं होती थी। आज कश्मीर में चौथा हफ्ता है कि हर दुकान बंद है, कारोबार बंद है, और लोगों ने खुद किया है, किसी के खौफ से नहीं, किसी जमात से ताल्लुक़ से नहीं, खुद एक एहतजाज के तौर पर, क्योंकि वो कहते हैं हमारी बात सुनी जाए। लेकिन बदनसीबी से अगर हम हल का जो इब्तदा है वो गोली से करेंगे तो इंतहा कहाँ पर होगी, आप खुद सोच लें। कश्मीर में अगर गोली चलती है, कोई लाश गिरती है, इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का होगा और किसी का नहीं होगा। ये हल नहीं है मामलात का। हम सिर्फ जो वहाँ पर लोग उनकी बात सुनने जाना चाहते थे, उनकी बात सुनते, अपने ख्यालात उन तक पहुँचाते, कम अज़ कम उनको ये एहसास दिलाते कि आपकी बात कुछ सुनने वाला है। इंसान का तजर्बा है तारीख का, उसके मुताबिक, और खुदा के दीन में भी ये बात है कि उसने इंसानों को हक़ इंतखाब दिया है। ये कहा गया जी कि जो हुकूमत बनेगी वो आवाम की मुंतखब हुकूमत होगी, उसमें डेमोक्रेसी और जमहूरियत होगी, कवानीन और कवायद ज़ाबित होंगे, लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक़ मिलेंगे, बातचीत होगी, वोट देने का हक हर किसी को होगा, गुफ्तगू होगी, एहतजाज होगा, पुरअमन लोगों को बात करने का मौका दिया जाएगा, उनकी बात सुनी जाएगी, ताकि मुआशरा सिविलाइज तरीके से, महज़ब तरीके से ज़िंदगी करे और अपने हुकूक़ की आवाज़ भी उठाता रहे, और हुक्मरानों पर एक चेक रहे, प्रेशर रहे उनके ऊपर। जहाँ डायलॉग का रास्ता बंद हो जाता है, बातचीत नहीं की जाती और सुनी नहीं जाती, फिर वहाँ पर ताकत का इस्तेमाल होता है। ताकत का इस्तेमाल जहाँ भी होता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जमहूरी हुकूक नहीं है लोगों को। हुक्मरानों का जो टेम्परामेंट है वो बहुत ही थोड़ा है, सब्र नहीं है इनके अंदर, बुर्दबारी नहीं है, और ये ताकत से कुचलना चाहते हैं लोगों को। तो नाज़रीन, ये हमने आपको थोड़ा थोड़ा उनके क्लिप्स सुनवाए हैं कि कश्मीर पर उनका मौक़िफ़ क्या है, और कश्मीर के हालात नाज़रीन यूं के तूं हैं। और नाज़रीन, ये जो है तकरीबन जो भी सियासी लीडरान हैं उनका कहना यही है कि कश्मीर का जो कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी है, उनका जो मसला है वो अफ़ाम व तफ़हीम से ही हल किया जाए, ताकि कशीदगी ना बढ़े। और यही दुआ होनी चाहिए कि जो भी मामलात हैं वो अफ़ाम व तफ़हीम से तय पा जाएँ, ताकि कोई नाज़रीन ऐसा बड़ा सानिया, ऐसा कोई बड़ा वाक़या पेश ना आए। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर ममूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन, जब हम रातों को सो रहे होते हैं, वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।